नमस्कार दोस्तों। रहस्यमय दुनिया चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आज भी आप लोगों के लिए कुछ डरावनी कहानियां लेकर इस वीडियो में हाजिर हुआ हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये कहानियां पसंद आएंगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रहस्यमय दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। यह घटना कुछ साल पहले की है। मैं कर्नाटक के एक छोटे से शहर कुमता छुट्टी मनाने गया था। मैं वहीं अपनी चाची के यहाँ रुक गया। मेरी चाची का घर गजनी, वो जगह जहाँ छोटी झीलों की श्रृंखला है, जहाँ झींगे पालन किया जाता है, वहीं के पास स्थित है। क्योंकि मैं वहाँ पहली बार गया था, इसलिए मुझे उस पूरे जगह का एक्सप्लोरेशन करने की उत्सुकता थी। और आपको बता दूं कि मेरे विपरीत मेरी चाची थोड़ी धार्मिक किस्म की है, इसलिए वो मुझे झीलों के पास जाने से सख्त मना करती थी। जब मैंने उनके इस कारण का पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि वो जगह इतनी शुभ नहीं है, और बात बदलकर कुछ और बात करने लगी। रात के समय लगभग 9:30 बजे रात के खाने के बाद मैं टहलने के लिए निकला। मुझे आज भी वो दिन याद है। ये पूर्णिमा का दिन था। चांद की ठंडी रोशनी ने झील के पानी को बहुत ही खूबसूरत बना रही थी, जिससे गजनी दिखने में बहुत ही मनोरम लग रहा था। और उस पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसके कारण मुझे गजनी के पास आने को मजबूर कर दिया। गजनी से थोड़ी दूर पर उसके चारों ओर स्ट्रीट लाइटें थी, जिससे नज़ारा और भी शानदार हो गया था। मैं अभी लगभग आधा किलोमीटर चला ही हूँगा कि मुझे अब गजनी में कुछ भी नॉर्मल फील नहीं हो रहा था। मेरे शरीर पर ठंडी हवा का झोंका सिरहन पैदा कर रही थी। जैसे कि मैं चल रहा था, मेरे पीछे और भी बहुत सारे लोगों की चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि कुछ लोगों का एक समूह मेरे पीछे आ रहा है। फिर थोड़ी देर में मुझे हंसी सुनाई देने लगी। फिर उनकी बातें। मैंने फिर से पीछे घूमकर देखा। मेरे जस्ट पीछे एक बूढ़ी औरत, जो कि लगभग 80 साल थी, वो खड़ी थी और कोई भी नहीं था। मुझे लगा जैसे मैं लगभग बेहोश हो गया हूँ, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से मेरे पीछे बहुत सारे लोगों का समूह को महसूस कर सकता था, लेकिन उस बूढ़ी महिला को छोड़कर वहां कोई भी नहीं था। उसके लंबे सफेद बाल जो खुले हुए थे, हाथ में एक बड़ी छड़ी, उसके सामने के दांत नहीं थे। वो थोड़ा मुस्कुरा रही थी और आंखें बंद कर रखी थी। ये देखने के बाद मुझे नहीं पता कि मैं चिल्लाने की हिम्मत कहां से लाया, और बहुत जोर से चिल्लाया। मुझे लगा कि जैसे बिजली के झटके मेरे शरीर से गुजर रहा है। मेरे पैर कांपने लगे। मैं लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए वहां था, और फिर मैं सीधे घर की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगा। जब मैं नेशनल हाईवे पर पहुंचा तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है। मेरे पीछे तो कोई नहीं था, लेकिन वहां से गजनी दिख रहा था, और इतनी दूरी से भी मैं बूढ़ी औरत को एकदम साफ देख पा रहा था। घर पहुंचकर मैंने अपनी चाची को घटना के बारे में बताया। उसने और मेरे चचेरे भाई ने मुझे गजनी जाने के लिए डांटा और मुझे बिस्तर पर सोने के लिए भेज दिया। रात में मैं किसी चीज की आवाज से जग गया, और मुझे लगा जैसे मैं लगभग बिस्तर से चिपका हुआ हूं। मैं अपना सिर तक नहीं हिला पा रहा था। मैं बोल भी नहीं सकता था, न ही मैं अपनी आंखें खोल सकता था। कुछ देर बाद अचानक ही मैं जोर जोर से रोने लगा। ये सुनकर मेरे चचेरे भाई मेरे कमरे में आया, और उसने चाची को भी बुला लिया। उन्होंने मुझे बिस्तर पर बैठा दिया और मुझसे पूछा कि मैं क्यों रो रहा हूं। मैं समझा नहीं सकता था, लेकिन बस मैं रो रहा था। उन्होंने मुझे पहले पीने के लिए पानी दिया, और फिर मेरे साथ छाती और मेरे पैरों पर कुछ पेस्ट लगा दिया, जिसे अपत्ति साल कहा जाता था। उसके बाद मैंने बेहतर महसूस किया और मुझे नींद आ गई। अगले 2 दिनों तक मुझे बहुत हाई फीवर रहा। तो दोस्तों, आपको ये हमारी पहली कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। मुझे और मेरे बड़े भाई को रात के दौरान हमारे बेडरूम में अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी। मैं उस समय 14 साल का था और मेरा बड़ा भाई 19 साल का।
हमें अपने बेडरूम में अजीब सी परछाई दिखने लगी। पर्सनली मैंने जो देखा वो वास्तव में बहुत ही अजीब था। जैसे कि मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन दोनों का बेड अलग अलग था। मुझे अपने बेड के सिराने के पास आंचल से सर को ढकी एक महिला की काली परछाई दिखाई देने लगी। मैं इतना डर गया और काफी घबरा गया कि मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा। ये पहले दिन की घटना है। अगली सुबह मैंने अपने भाई रंजीत से पूछा कि क्या उसने भी रात में कुछ देखा है, तो उसने कुछ नहीं कहा। मेरे भाई को भी दूसरी रात उस महिला दिखाई दी, उसी महिला की छवि जिसे मैंने रात को देखा था, लेकिन इस बार वो आंचल में नहीं थी। इस बार मैं वास्तव में बहुत डर गया था और मैं घबरा कर बुरी तरह से पागल हो रहा था। मुझे पिछली रात से भी और अधिक पसीना आने लगा। मैंने अपने भाई को पुकारा। वो पहले सो रहा था, लेकिन मेरे रोने की आवाज सुनकर वो जग गया और मैंने उससे पूछा कि क्या वो उसे देख सकता है जिसे मैं अभी देख पा रहा हूँ। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि उसने हाँ कहा। मैंने उस महिला से बचने के लिए अपने चेहरे को कम्बल से ढक लिया। मैंने ये देखने के लिए कि क्या वो अभी भी वहीं है, मैंने अपने कम्बल से झांका, पर वो मेरे बेड पे ही बैठकर मुझे ही घूर रही थी। तो अगली सुबह हम दोनों ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। हमें पिछली 2 रातों में क्या क्या हमने देखा वो सभी हमने अपनी माँ को बता दिया। हमारी माँ को हमारी बातें सुनकर हंसी आ गया, जैसे कि यह एक मजाक हो। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ चला गया। उनको हमारी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। उस रात जब हम सोने के लिए गए, हमने अपने बेडरूम के दरवाजे को बंद करने का फैसला किया, क्योंकि 2 दिन से हमारे रूम का दरवाजा खुला ही था, लेकिन हमने उसे लॉक नहीं किया। 1 घंटे के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ये 100% सच है। हमारे कमरे का दरवाजा पहले से ही आधा खुला था। मैंने अपने भाई को पुकारा। दरवाजा खुला देखकर वो भी डर गया। अब हम दोनों को बहुत डर लग रहा था। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात से लग रहा था कि मैंने देखा कि हमारे बेडरूम के दरवाजे पर 4 परछाइयां थी और देखते देखते दरवाजा पूरा खुल गया और मुझे लगा कि मेरे चेहरे पर ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने डर से देखने की हिम्मत भी नहीं उठाई और बस अपने कंबलों के नीचे अपना चेहरा ढक लिया। ऐसा लगभग 1 हफ्ते तक जारी रहा। ये हमारे जीवन के सबसे डरावने अनुभवों में से एक था जिसे हमने उस रात देखा। अगली सुबह हम दोनों ने उसे अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह हमारे प्रयास व्यर्थ हो गए। माँ ने फिर से हमारी बात को मजाक में लिया और बताया कि हम केवल चीजों की कल्पना करके डर रहे हैं। अगर ये हमारा कल्पना था, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं और मेरा भाई रात में एक ही चीज, ऐसी डरावनी परछाइयां देख सकते थे। जो मैंने देखा, मेरा भाई भी वही परछाई देख रहा था, वो भी लगातार 5 दिनों तक। 7वां दिन शुक्रवार रात के 12:10 1979 वो सब फिर से शुरू हुआ। इस बार हमने दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन कुंडी नहीं लगाई थी, क्योंकि माँ ने हमें दरवाजा बंद करने से मना किया था, नहीं तो वो हम दोनों को डांटेगी। इसीलिए हमने इसे बंद नहीं किया था। 40 मिनट के बाद हम सो रहे थे। किसी कारण से मैं उठा और दरवाजा को खुला देखा। इस बार दरवाजे पर कोई परछाई नहीं थी। दरवाजा पूरा खुला था। हमारी रसोई हमारे कमरे से लगती थी। मैं उस छाया को रसोई के चारों ओर घूमते हुए और हमारी टोकरी को छूते हुए देख सकता था। मैं सच में अब रोने लगा, क्योंकि मैं इससे बहुत डर गया था। मैंने अपने भाई को पुकारा। जैसे ही मैंने अपने भाई को कहा, देखो वही परछाई है, और उसके बाद आंचल लिए एक महिला चौड़े खुले मुंह के साथ रसोई से मेरे भाई की ओर बढ़ी और मैंने उसे अपने भाई की ओर आते देखा। महिला ने मेरे भाई के पैर पकड़ लिए और उसी वक्त भाई जोर जोर से चिल्लाने लगा और उस आवाज ने मेरी माँ को जगा दिया। हमारी माँ ये देखने के लिए दौड़ी कि हम क्यों रो रहे हैं और मेरा बड़ा भाई डर से क्यों चिल्ला रहा है। लेकिन जब माँ वहां आई तो वहां कुछ भी नहीं था।
माँ ने हम दोनों से कहा, इतनी रात में पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? हमने इस बार डरते हुए आंसू से भरे आंखों से माँ को सारी बात बताई। फिर भी हमारी माँ आश्वस्त नहीं हुई, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए उसने पवित्र पानी छिड़का और अगली सुबह हमारे घर में हवन पूजा करवाया। उसके बाद फिर कभी कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। कुछ दिन के बाद हमने दिल्ली में ही कहीं और घर ले ली और उस पुराने घर को बेच दिया। मुझे बस इतना ही कहना है, वे मेरे जीवन के सबसे बुरे दिनों में से एक थे और मुझे उम्मीद है कि मुझे फिर कभी ऐसा अनुभव नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको यह हमारी दूसरी कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। मेरी दादी मैसूर के पास एक छोटे से शहर श्रीरंगपटना में रहती थी। उनके समय में मिट्टी की सड़कें, पैदल या बैलगाड़ियों से यात्रा, रात के समय तेल के लैंप और इसी तरह का एक छोटा सा गांव था श्रीरंगपटना। तब उन्हें वहां नर्स दाई के रूप में सेवा देने के लिए बहुत सराहना मिलती थी। एक बार देर रात को बारिश हो रही थी जब उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र की महिला थी। उसने मेरी दादी को तुरंत किसी बच्चे को जन्म देने में मदद करने के लिए उसके साथ जाने को कहा, क्योंकि बारिश में कोई और बाहर जाने को तैयार नहीं था। उस महिला ने मेरी दादी को साथ चलने के लिए वादा किया और वे एक जगह के लिए रवाना हो गए जो गांव से थोड़ा दूर था। मेरी दादी ने उस महिला को प्रस्ताव में जरूरत आने वाली दवा और जड़ी बूटी लाने के निर्देश दिए और उस घर में चली गई जहां प्रसव करना था। दादी ने प्रसव करने में मदद की और घर वालों को निर्देश दिया जो रो रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि बारिश के दौरान कोई मदद के लिए नहीं आएगा। घर वालों को नवजात और मां की देखभाल कैसे की जाए ये सलाह देकर दादी घर लौट आई और सो गई। दादी फिर सुबह में उस घर में गई जहां रात में उसने प्रसव करवाया था। वहां जाकर दादी ने पूछा कि आपने जिस महिला को मदद खोजने के लिए भेजा था, क्या वो महिला आप लोगों को दवा दे गई थी? लेकिन उन्हें उस महिला के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए मेरी दादी ने इस मामले को जाने दिया। अगले रात फिर से कोई दादी का नाम पुकार रहा था। दरवाजा खोलने पर दादी ने उसी मध्यम आयु वर्ग की महिला को देखा और दादी ने उससे पूछा कि माँ और बच्चा ठीक है ना? किसी तरह की मदद की जरूरत तो नहीं है ना? पर उस महिला ने अपनी बेटी के प्रसव में मदद करने के लिए दादी को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। मेरी दादी हैरान थी कि वो महिला की बेटी थी। उस महिला ने मेरी दादी से बोला कि आपका ये एहसान मैं कैसे चुका सकती हूँ? मैं आपको ऐसा क्या दूं जिसकी आपको जरूरत है? मेरी दादी ने यह कहकर मना कर दिया कि वो उसका कर्तव्य है और उसे कोई इनाम की जरूरत नहीं है। लेकिन महिला ने जोर दिया। लेकिन मेरी दादी ने कुछ भी लेने से साफ मना कर दिया। उसने आखिरी बार दादी को धन्यवाद दिया और चली गई। अगली सुबह मेरी दादी ने अपने घर के पीछे एक बहुत बड़े कांस्य तांबे के बर्तन और उसके अंदर कुछ और बर्तन पाए जो उस समय भाग्य खुलने जैसा था। और ये बर्तन इतने भारी थे कि 3-4 लोगों द्वारा उठाए जाने पर भी नहीं उठ रहे थे। पूरा गांव हैरान था कि इतनी भारी बर्तन कहां से आ गए और इन्हें लाया तो लाया किसने, क्योंकि उस समय ऐसा कोई भी तरीका नहीं था जिससे बिना आवाज किए बर्तन को लाया जा सके, क्योंकि ये 40 के दशक के आसपास की बात थी और उस समय अधिकांश ग्रामीण भारत में कोई वाहन या बिजली नहीं था। मेरी दादी ये सब देखकर स्तब्ध रह गई। दादी को उस मध्यम आयु वर्ग की महिला की कृतज्ञता पर संदेह हुआ और इस बारे में पूछने वो उसकी बेटी के घर चली गई जहां उसने प्रसव करवाया था। और वहां पहुंचने के बाद उसकी बेटी को बोला कि आपकी माँ ने जो भी मुझे दिया है उसे वापस ले लीजिए। उसकी बेटी को कुछ भी समझ नहीं आया। वो बोली, मेरी माँ अब तो इस दुनिया में ही नहीं है, उसकी मृत्यु को 2 साल हो गए हैं। जब दादी ने ये बात सुना तो दादी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो अब क्या कहें। दादी को तब एहसास हुआ कि उस माँ ने अपनी बेटी को रात में रोते तड़पते देखा होगा, इसलिए मदद के लिए बरसात में आवाज देने के लिए आ गई होगी, क्योंकि वो जानती होगी उसे कहां से मदद मिल सकती थी। मेरी दादी ने सारे बर्तन को एक मंदिर में दे दिया। वो वैसे भी उन विशाल बर्तन का घर में कोई उपयोग नहीं था और
आभारी महिला के लिए प्रार्थना की। तो दोस्तों, आपको ये सभी कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपनी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ कहीं भी हो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप लोग ऐसे ही कहानियाँ रोज सुन सके और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही कहानियाँ रोज लाता ही रहूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।